जीविका की हाल ही में गांव में रहने वाले संजय के साथ शादी हुई होती है और वो अब गांव में ही रहने आई होती है। ओ माय गॉड, ब्रेकफास्ट में इतना सारा खाना, वो भी सुबह सवेरे। और ये ब्रेकफास्ट है या लंच है? अरे जीविका, हमारे गांव में सुबह का नाश्ता ऐसे ही एकदम जोरदार होता है ताकि दिन भर के काम के लिए ताकत बनी रहे। हाँ जीविका बहू, वो थाली उठा और बाहर ले चलो। सब नाश्ते का इंतजार कर रहे होंगे। तुम भी चख लेना थोड़ा आज। वो क्या कहा तूने? गांव का ब्रेकफास्ट? ना बाबा ना, मैं ये सब तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। सुबह सुबह इतने मोटे मोटे पराठे और ये पूरी सब्जी, बाप रे। पता नहीं इतना सारा खाना आप सबके पेट में कैसे जाता है, वो भी दिन की शुरुआत में ही। अरे बहू, हम सब दिन भर ढेर सारा काम करते हैं, इसीलिए सुबह सवेरे तेज भूख लग जाती है। अब शहर में ये सब कहाँ होता है, इसीलिए वहां की बात तो अलग ही होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो बस फ्रूट सलाद या फिर ओट्स ही खाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाइट पर हूँ। सभी नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं और तभी, अरे भाभी, थोड़ा और घी दीजिए ना पराठे पर। भाई वाह, इतना सारा खाना खाकर तो मजा ही आ गया। और आज की ये आलू की सब्जी तो एकदम कमाल की बनी है, इसीलिए ये सब्जी मुझे डिब्बे में थोड़ी ज्यादा देना। ठीक है देवर जी, जैसा आप कहो। अरे आओ ना जीविका, तुम भी खाओ हमारे साथ। नहीं संजय, तुम ही खाओ इसे। अरे चुटकन बहू, ये चिड़िया के दाने जैसा क्या खाना खा रही हो तुम? छोड़ो वो सब। पहले ही तुम इतनी दुबली पतली सी हो, अब और कितना पतला होना है तुम्हें? माचिस की तीली भी फेल करने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार ये सारा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। कितना ऑयली, फैटी और हेवी है ये खाना। ये शहर वालों के तो अलग ही चोचले रहते हैं। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, पर अगर मन करे तो हमारी बड़की बहुरिया के हाथ का खाना जरूर चखना। बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है वो। जी धन्यवाद पापा जी। दिन में ही जीविका ठीक से खाना खाती है और रात के समय वो सैलेड या फिर अपने डाइट का खाना खाकर ही सोया करती है। अरे जीविका बहू, तूने तो आज रात का भी खाना नहीं खाया है। अरे ये सब क्या चल रहा है तेरा? ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होगी, क्योंकि मैं भले ही कम खाती हूँ, लेकिन जो भी खाना खाती हूँ वो खाना एकदम पौष्टिक होता है। हे भगवान, तुझे इस तरह देखकर मुझे बहुत तरस आता है। ना जाने तुम शहर के लोग ऐसे क्यों होते हो। अरे खाओ पियो और काम करो और अपने जीवन में खुश रहो। असल दिक्कत तो ये है कि शहर के लोग हर काम में दूसरों के ऊपर निर्भर होकर करते हैं और वो लोग ज्यादा पसीना नहीं बहाते, और हम गांव के लोग दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हम ये सब खाकर ही तंदुरुस्त रहते हैं। ये तो आपकी सोच है माँ जी, और मैं उसका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन मेरी सोच तो कुछ और ही है। एंड आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी लाइफ वैसे ही रखूंगी जैसे मैं पहले शहर में रखती आई हूँ। मैं यहाँ पर आकर अपना डाइट तो क्या, बाकी कुछ भी नहीं बदलूंगी। फिर रात के समय, ओ गॉड, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही संजू हो जिसे मैं शहर में मिली थी जब तुम 3 महीने के लिए अपने मिल के काम के सिलसिले में आए थे वहां पर, और मुझे तुमसे प्यार हुआ था। पर यहाँ गांव में आकर तो तुम एकदम गांव के आदमी बन गए हो। रात में अगर तुम्हें अपने दांत साफ करने हैं तो ब्रश का इस्तेमाल कर लेते ना, लेकिन उसके लिए तो तुम लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे बाबा, ये दातुन है और ये ब्रश से 100 गुना ज्यादा अच्छा है, और इसके इस्तेमाल से दांत और भी मजबूत रहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम भी अगली बार से यही इस्तेमाल करो। अरे हद होती है सच में संजय, तुम तो पागल हो गए हो। सुबह और दोपहर की रसोई कुसुम संभालती है, वही रात की रसोई जीविका संभालती है। ये देखिए, आज मैंने खाने में सुशी बनाई है और ये है स्पेशल सब्जियों का सलाद। ये सब क्या ही जीविका। अरे चुटकन बहू,
अगर तुम्हें चावल ही बनाना था तो ठीक से बना देती ना। इस तरह तुमने चावल का भेस क्यों बदल दिया? अरे नहीं पापा जी, इसे सुशी कहते हैं। ये एक जापानी डिश है जो कि बहुत टेस्टी होती है। मैं अपने डिनर के लिए ऐसे ही तरह तरह की डिशेस ट्राई करती रहती हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे ट्राई करो। हे भगवान, अरे ये सब क्या खिला रही हो तुम हमें? दिन भर खेती बाड़ी करने के बाद हमें भारी भरकम खाने की भूख लगती है, तो ये सब खाकर हमारा पेट कैसे भरेगा? सविता, अब तुम ही समझाओ अपनी बहू को। अरे जीविका बहू, मैंने कहा था ना तुझे कि रोटी सब्जी और पुलाव बना देना, और अगर कुछ समझ ना आए तो कुसुम की मदद ले लेना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही मनमानी करनी है। अरे हम गांव के लोग हैं और तू एक शहर की लड़की है। अगर तू यहाँ के जैसा खाना नहीं खा सकती तो हम भी तेरे जैसे शहरी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। इसीलिए कल से हमारे लिए देसी खाना बनाया कर। आज के दिन तो हम ये सब खा लेंगे, लेकिन कल से हम ये बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। फिर अगली शाम, अरे जीविका बहू, खाना बन गया क्या? अरे नहीं माँ जी, मैं तो अभी जाने वाली हूँ खाना बनाने के लिए। डोंट वरी माँ जी, 9 साढ़े 9 बजे तक बन जाएगा खाना। 9 साढ़े 9 बजे? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? वो तो हम सबका सोने का समय होता है। अरे तुझे यहाँ पर आते हुए 1 हफ्ता हो गया है अब, और तू अच्छी तरह से जानती है कि हम सभी लोग 7 या साढ़े 7 बजे तक खाना कर लेते हैं। वो तेरी शहरी भाषा में क्या कहते हैं? डिनर कर लेते हैं हम। अरे माँ जी, शहर में तो डिनर 9 बजे के बाद ही करते हैं हम लोग, इसीलिए ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से खाना टाइम पर बनाया करूंगी। लेकिन समय पर बनाने के बावजूद भी घर वालों को जीविका के हाथ का बना खाना पसंद ही नहीं आता। ये क्या है कुसुम, तुमने अपनी देवरानी को कुछ सिखाया नहीं क्या? और ये कैसी दाल है? एकदम फीकी सी लग रही है। और नहीं तो क्या, पर ये रोटी भी एकदम सूखी सूखी सी है। ना तो इस पर घी डाला है और ना ही ये रोटी ठीक से पकी हुई है। बड़की बहू, एक काम करो, कल से तुम ही खाना बनाया करो। ये छुटकन बहू से तो कुछ भी होने से रहा। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। सबको मेरी बस गलतियां ही दिख रही हैं, लेकिन कोई भी मेरे प्रयास को देख ही नहीं रहा। आप लोगों ने कहा कि शहर जैसा खाना मत बनाओ, इसीलिए मैंने वैसा खाना बिल्कुल नहीं बनाया। और तो और माँ जी के कहने पर मैंने रात के 9 बजे की जगह 7 बजे तक खाना तैयार भी रख दिया। और ये सब मैंने जो भी किया है वो सब इतने प्यार और मेहनत से किया है। लेकिन इतना करने के बावजूद आप लोग मुझे बस ताने ही दे रहे हो। अरे नहीं जीविका बहू, तुझे हम ताने नहीं दे रहे, तू गलत समझ रही है बहू। जाने दीजिए, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। इस तरह से नाराज होकर जीविका अपने कमरे में चली जाती है। सभी उसे उदास रहते हुए नहीं देख पाते, पर वो उसे मना लेते हैं और उसके हाथ का खाना खाने के लिए वो राजी भी हो जाते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरे हाथ का देसी विद इंटरनेशनल स्टाइल वाला खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हो। देखना आप, मैं आप सबको एक से एक बढ़कर डिशेस बनाकर खिलाया करूंगी और उसे खाकर आप सबको बहुत मजा आएगा। और साथ में मुझे भी कुकिंग करने में बहुत मजा आएगा। सच में गांव के चूल्हे पर कुकिंग करने का मजा तो कुछ और ही है। हाँ जीविका, ये तो तुमने एकदम सही कहा। हाँ, वैसे ये बात भी है कि स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पर कोई बात नहीं। अब मैं इस घर की बहू बन गई हूँ ना, तो सभी लोगों का ध्यान रखना तो मेरा फर्ज बनता है। चलिए, अब आप सभी लोग खाना शुरू कीजिए और बताइए मुझे कि आज का खाना कैसा बना है। अरे वाह बहू, ये खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है। जैसा भी हो, पर तूने देसी और अपने शहरी तड़के का मेल करके खूब अच्छा काम किया है। चलो, अच्छा है कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, और अब तो मैं और भी अलग अलग प्रकार के पकवान बनाऊंगी और उसे खाकर आप लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी।
लेकिन जीविका के हाथ का खाना खाकर उन सबका पेट भरता ही नहीं। फिर ऐसे ही एक रोज जब जीविका गांव के बाहर कुछ सामान खरीदने गई होती है, तभी अरे कुसुम बहू, जल्दी से कुछ बढ़िया सा बना दे, बहुत भूख लगी है मुझे। सच में बहू, अब चुटकन बहू को अगर हम कुछ कह दे तो वो तो हमसे रूठ ही जाती है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा कोई भी अपना हमारे कारण उदास रहे। लेकिन उसके हाथ का वो रूखा सूखा खाना खाकर कुछ भूख ही नहीं मिटती। काश हम तुझे रात का खाना बनाने के लिए भी कह पाते, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो जीविका बहू को और बुरा लगेगा और फिर तो वो गुस्से में हंगामा कर देगी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, इसीलिए आप दोनों ऐसा कुछ भी मत कीजिए। और अब से आप दोनों को जब भी भूख लगे आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए खाना अलग से बना दिया करूंगी। और आप दोनों के साथ महेश जी और देवर जी के लिए भी खाना बनाया करूंगी मैं। और फिर जब वो सो रही होगी या फिर कहीं बाहर गई होगी, तब हम लोग वो खाना चुपके से खाया करेंगे। अरे वाह, तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप उसके हाथ का खाना भी खाते रहना, ताकि उसे बुरा ना लगे। एक ही घर में रहते हुए ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सबके लिए मैं ये जरूर करूंगी। अब जब जब जीविका अपने कमरे में सोई होती है, तभी कुसुम फटाफट कुछ देसी खाना बना देती है और वो उसे छुपा कर रखती है। फिर बाद में घर वाले चुपके से वो सारा खाना खा लेते हैं, जिस कारण उनका पेट भर जाता है। ऐसे ही एक रोज, अरे ये क्या कुसुम, इस डब्बे में ये गट्टे की सब्जी क्यों है? और ये कितने सारे फुलके बना के रखे हैं तुमने? और आज जब मैं सो रही थी तभी मुझे मसालों की भी खुशबू आ रही थी। आखिर क्या बात है? तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? अरे नहीं जीविका, दरअसल बात ये है कि पड़ोस की जमुना काकी है ना, ये सब्जी उन्होंने ही दी है। और ये फुलके भी। उनके हाथ की गट्टे की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और वो सब्जी माँ जी को भी बहुत पसंद है। इसीलिए वो जब भी ये सब्जी बनाती है तब हमें भी ला कर देती है। और आज तो उन्होंने साथ में फुलके भी दे दिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तभी मैं सोचूं कि शाम का खाना तो मैं बनाती हूँ, फिर आज आपने कैसे बना लिया? हे भगवान, मैं भी ना इस खाने को छुपा कर रखना कैसे भूल गई क्या पता। आज तो बहाना देकर इसे समझा दिया, लेकिन अगली बार से मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर एक दिन जीविका बाहर से वक्त से पहले ही घर आ जाती है और वो सभी लोगों को कुसुम के हाथ का खाना खाते हुए देख लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास तू है कुसुम, जो हमें इस तरह चुपके से खाना बनाकर खिलाती है और हम इसे पेट भर कर खा भी सकते हैं। फिर इसके बाद तो एकदम अच्छी नींद आती है। हाँ बहू, सविता ने बिल्कुल सही कहा। वैसे चुटकन बहू के हाथ का खाना भी बेस्वाद नहीं बनता, लेकिन उसके खाने से पेट ही नहीं भर पाता। अरे उसका खाना खाकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि आज खाना खाया भी है। चलिए जी, अब बातें कम और खाना खाने पर ध्यान दीजिए, वरना जीविका बहू कभी भी आ सकती है घर पर। यह सब देखकर जीविका हैरान रह जाती है और तभी वहां पर संजय आकर उसे सब कुछ बता देता है। माफ करना जीविका, लेकिन यही असलियत है। इससे पहले कि तुम उन लोगों के पास जाकर कोई ड्रामा करो, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है। सॉरी टू से जीविका, लेकिन इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। अब ये बात तुम मानो या ना मानो। लेकिन संजू, मैं तो बस। देखो जीविका, तुम चाहती हो कि घर वाले भी तुम्हारी पसंद का शहरी खाना खाए, डाइट वाली अलग अलग डिशेस ट्राई करे। अरे लेकिन वो लोग ऐसे भला क्यों करे? क्या तुमने कभी उनके कहने पर देसी घी से भरा हुआ पराठा कभी खाया है क्या? नहीं ना। और अगर उनके कहने के अनुसार तुम अपने खान पान में बदलाव नहीं ला सकती, तो तुम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकती हो कि वो लोग तुम्हारे अनुसार खाना खाए? हाँ संजू, शायद तुम सही कह रहे हो। और सच कहो तो उन लोगों ने भी तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारे हाथ का खाना खाने का फैसला ले लिया और वो लोग वो खुशी खुशी खाते भी गए।
ताकि तुम उदास ना हो। लेकिन तुम्हें वो बातें नजर ही नहीं आ रही, बल्कि तुम्हें तो बस यही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने तुम्हारा छोड़कर भाभी का खाना चुना। अरे अगर तुम्हें देसी घी में खाना बनाते हुए नहीं आता तो तुम सीख लो ना। आखिर सीखने में क्या बुराई है। हाँ संजू, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब से मैं घर वालों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी और उन्हें जो खाना पसंद है वही खाने में दूंगी। और देसी घी में बना हुआ खाना भी सीखूंगी मैं, ताकि मैं सबको अपने हाथ से बनाकर खिला पाऊं। जीविका घर वालों से माफी मांगकर खुद में सुधार लाती है और फिर उस दिन के बाद से वो सभी लोग खुशी से साथ मिलकर रहते हैं। रचना, आज क्या स्पेशल दिया है टिफिन में? वैसे कल की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू दीपक, लेकिन आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं दिया है। कल रात की ही सब्जी पड़ी थी ना, तो वही गरम करके पैक कर दी है। क्या? लेकिन क्यों रचना? क्योंकि मुझे आज भाभी के साथ पार्लर जाना है ना, इसीलिए। अरे रोज रोज क्या मायके जाती रहती हो तुम? कभी घर पर भी ध्यान दिया करो ना। अब ताने मत दो ना। कल से मैं टिफिन में तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी। पर फिलहाल के लिए चलो और मुझे ऑफिस जाते जाते मायके छोड़ दो। सॉरी रचना, लेकिन आज मुझे ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है, इसलिए मैं तुम्हें मायके नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन दीपक। फिर दीपक वहां से चला जाता है और रचना ऐसे ही हर रोज मायके चली जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर गांव में रहते हैं। अरे रचना, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी से पार्लर के लिए निकलते हैं। हाँ भाभी, चलिए। फिर वो दोनों पार्लर चली जाती हैं और उतने में वहां पर रचना की माँ पल्लवी की सहेली आती है। अरे पल्लवी बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी ये बेटी रचना हर रोज मायके आती है। तुम इसे कुछ बोलती नहीं क्या? मेरा मतलब इस तरह रोजाना मायके में आना सही नहीं है। अरे गली की सारी औरतें तो बस इसके बारे में ही बातें बनाती है। हाँ बहन, जानती हूं मैं, पर अब मैं भी क्या करूं? अपनी ही बेटी है, अब उसे मना भी तो नहीं कर सकती ना। लेकिन इसके सास ससुर कुछ बोलते नहीं क्या इसे? नहीं ना, वो लोग तो गांव में रहते हैं और दामाद जी दिन भर ऑफिस जाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आकर डेरा जमाती है। मैं भी इसकी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। अरे जरा ध्यान दो अपनी बेटी पर, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके घर गृहस्थी पर बुरा असर पड़ सकता है। पल्लवी अब काफी चिंतित हो जाती है। रचना सुबह से लेकर शाम तक मायके में ही रहती है और वो अपनी भाभी अंकिता के साथ घर के सारे काम करती है, गप्पे भी मारती है और उसके साथ वो घूमने भी जाती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो माँ, आपके लिए मैंने और भाभी ने बाजार से क्या लाया है। ये सुंदर सी चप्पल। आपको बहुत दिनों से नई चप्पल लेनी थी ना? हाँ बेटा, रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और धन्यवाद। अरे क्या हुआ माँ, आप इतनी नाखुश सी क्यों लग रही हो? बहुत दिनों से देख रही हूं मैं। आपको मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत होती है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। भाभी और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नमकीन पराठे बनाते हैं, उसे खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाभी, जल्दी से बना देते हैं। हाँ रचना, चलो। ऐसे ही एक दिन, आज मेरे दोस्त की रिसेप्शन पार्टी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वो लाल वाला गाउन पहनना जो मैंने तुम्हें वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट दिया था। अरे नहीं दीपक, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों रचना? वहां पर तो सभी अपनी बीवियों के साथ आने वाले हैं, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या दिक्कत है? और ऐसा कौन सा अर्जेंट काम करना है तुम्हें? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं खामखा वहां पर आकर बोर हो जाऊंगी। उससे अच्छा तो तुम अकेले ही चले जाओ और मैं उस समय अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी भाभी और आज मैंने एक प्लान बनाया है। हम दोनों साथ में एक वेब सीरीज देखने वाले हैं।
और आज माँ भी बाहर जाने वाली है, तो घर पर भाभी अकेली ही होगी, तो वो भी बैठे बैठे बोर हो जाएगी। क्या? इतना कहकर रचना वहां से निकल जाती है, जिससे दीपक को और गुस्सा आता है। इसके नाटक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मायके जाकर अपनी भाभी के साथ समय बिताती है, लेकिन पति की तो कुछ पड़ी ही नहीं है इसे। फिर एक दिन जब दीपक को ऑफिस से आने में देरी होती है, तब उसका बॉस उसे घर तक छोड़ता है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे घर तक ड्रॉप किया। इट्स ओके दीपक, कोई बात नहीं। लेकिन सर, अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हो, तो अंदर भी चलिए ना। अरे नहीं दीपक, काफी लेट हो चुका है। बस 5 मिनट के लिए आइए सर। आपके घर आने से मुझे और मेरी बीवी को बड़ी खुशी होगी। ठीक है दीपक, चलो। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो घर जाकर मुझे कोई काम भी नहीं करना है। चलो। थैंक यू सर। फिर दीपक और उसका बॉस घर पर आते हैं और तभी रचना उनके लिए कुछ भी नहीं बनाती। ये लीजिए सर पानी। शुक्रिया। अरे स्नैक्स वगैरह कहाँ पर है? सिर्फ पानी क्यों लेकर आई हो तुम? माफ करना दीपक, क्योंकि घर पर कुछ है ही नहीं। मैं शॉपिंग करना भूल गई दीपक, माफ करना। फिर 5 मिनट बात करने के बाद बॉस वहां से चले जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो रचना? तुम्हें तो बस अपने मायके जाने की ही जल्दी रहती है। ना तो घर की साफ सफाई करती हो और ना ही घर में सामान लाती हो। अब ये सारे काम भी मैं ही करूँ क्या? अरे बाबा, अब पहली बार गलती हुई है ना, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझे थोड़ी ना कोई सपना आया था कि तुम्हारे बॉस रात के 11 बजे आने वाले हैं। वो बात नहीं है रचना। घर में सफाई होना जरूरी है, स्नैक्स होना भी जरूरी है, और ये सारे काम गृहिणी के होते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान तो बस अपने मायके में ही लगा हुआ होता है। ससुराल की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ज्यादा मत बोलो दीपक, मैं घर पर पूरा ध्यान देती हूँ। बस कभी कभार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कभी कभार नहीं रचना, अब तो तुम रोजाना ही ये छोटी मोटी गलतियां कर रही हो, और ये सारी फसाद की जड़ है तुम्हारा मायके जाना। अरे तो घर पर बैठकर मैं क्या करूं? तुम तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, फिर दिन भर में अकेले बैठकर मच्छर मारूं क्या? अगर मेरे सास ससुर यहाँ पर रहते तो एक अलग बात होती, पर तब तो मुझे जिम्मेदारी के लिए यहाँ रुकना ही पड़ता, और मैं खुशी खुशी रुक जाती, और इसीलिए मुझे अपना टाइम निकालने के लिए मायके जाना पड़ता है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। फिर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार हो गया है, क्योंकि तुम्हें चाहे कितना भी समझा लो, तुम आखिर में वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। हाँ तो मत करो ना बात, मैं भी कोई मरे नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए। इस तरह अब दोनों में बहस हो जाती है, और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बस काम के लिए ही बात किया करते हैं। और इन सब के बीच में रचना सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक अपने मायके में ही रहती है। और ये सब देखकर रचना का भाई गौतम को भी कुछ ठीक नहीं लगता। ये सब क्या चल रहा है माँ? ये रचना तो दिन रात यहीं पर पड़ी रहती है। मोहल्ले में सभी लोग इसके बारे में बातें बना रहे हैं। आप इसे कुछ क्यों नहीं समझाती? अब मैं भी उसे क्या कहूँ बेटा, दिमाग खराब करके रख दिया है इसने मेरा। अब 2 दिन से उसने दामाद जी के साथ बहस की है, इसीलिए वो रात में देर से घर जाती है। लेकिन माँ, अगर इसका ऐसा ही चलता रहा तो ये अपना अच्छा खासा ससुराल खो देगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएगी। मैं अगर उसे समझाने गया तो उसे बुरा लग सकता है, इसीलिए आप ही उसे प्यार से समझाओ। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगी उसे, तू फिक्र मत कर। फिर अगले दिन, अरे भाभी, मैं आज यहीं पर रुकने वाली हूँ और सीधे कल शाम को ही जाऊंगी घर। ठीक है रचना, तो आज हम दोनों साथ में सोएंगे और खूब मजे करेंगे। लेकिन रचना बेटा, तूने दामाद जी के साथ जो झगड़ा किया है उसे खत्म कर देना। अगर तू ऐसे उनसे दूर रहेगी तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, बल्कि और दूरियां आ जाएगी। अरे जाने दो ना माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
और उस दीपक का मुंह आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए उसे अकेला ही रहने दो। देख बेटा, मायके में लड़के कभी कभार आए तो सही लगता है, लेकिन ऐसे बार बार आना अच्छा नहीं लगता। और आज तो तू यहाँ पर झगड़ा करके रुकने वाली है। ये सब सही नहीं है बेटा। अब तेरी शादी हो चुकी है और तेरे ऐसे यहाँ पर बार बार आने के कारण लोग हमें नाम रखने लगे हैं। और तू अंकिता, तू क्या इसकी हाँ में हाँ भरती है? भाभी है ना तू इसकी, तो इसे सही दिशा दिखाना तेरी जिम्मेदारी है। देखिए माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलिए, वो मुझे सब अच्छा ही बताती है। और रही बात लोगों के बात करने की, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे जैसे रहना है मैं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। हाँ माँ जी, और उसमें बुराई ही क्या है? हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। अगर इसके साथ उसके सास ससुर रहते तो मैं समझा देती इसे, लेकिन ये दिन भर बेचारी अकेली ही रहती है, इसीलिए यहाँ पर आती है। और उसमें भी आपको और नंदोई जी को इससे दिक्कत हो रही है। पल्लवी की बात कोई नहीं सुनता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन जब रचना और दीपक की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, तभी दीपक सारा गुस्सा भूलकर रचना को डिनर पर ले जाता है। ये लो रचना, तुम्हारे लिए तोहफा, और मुझे माफ करना, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एंड हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। सेम टू यू दीपक। और तुम सॉरी मत बोलो, क्योंकि इसमें गलती मेरी भी थी ना। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब से मैं घर पर भी ध्यान दूंगी। अगले 2 से 3 दिनों तक रचना सही से रहती है, लेकिन चौथे दिन उसके वापस से पुराने नखरे शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब उसकी सास उसे गांव से कॉल करती है, तभी हाँ माँ जी, अब क्या कहूँ मैं आपको, दिन भर यहाँ अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ मैं। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का एकदम अच्छे से ध्यान रखती हूँ। जी, आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला रचना? सच बोल देती ना कि लापरवाह होकर बस अपने मायके ही भागती रहती हूँ। अरे मुझे लगा था कि एनिवर्सरी के बाद वाकई में तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मेरी ही गलतफहमी थी। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूंगी। और तुम मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अरे मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता तो मैं अपने मायके ही जाऊंगी, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। गांव में सास ससुर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है, इसलिए अब दीपक गांव जाने का तय करता है। क्या गांव जाना है? हाँ रचना, माँ और बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है और वहां पर उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए तो हमें वहां पर जाना ही होगा। अरे दीपक, अरे क्या परवर लगा के रखा है? मायके में रोजाना तो फुदक फुदक के जाती हो, और अब ससुराल में जब अपना फर्ज निभाने की बारी आई है, तब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अरे बाबा, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं गांव जाकर क्या करूंगी? अगर माँ और बाबूजी यहाँ पर रहते तो बात अलग होती, इसीलिए तुम ही जाओ वहां पर, मैं नहीं आने वाली। अब दीपक अकेले ही गांव जाता है और रचना अपने मायके चली जाती है। ये तूने ठीक नहीं किया बेटी, तुझे भी दामाद जी के साथ गांव जाना चाहिए था। अब तेरे सास ससुर क्या सोचेंगे? उन दोनों को इस समय तेरी जरूरत है। अरे दामाद जी अकेले क्या क्या संभालेंगे? वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं गांव में एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं वहां पर चली भी गई तो कहीं उन्हें ही मुझे संभालने की नौबत ना आ जाए। लेकिन इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना गलत है बेटा। नहीं माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही। अगर माँ जी और बाबूजी यहाँ पर रहते तो मैं हर वक्त उनका ध्यान रखती। पर सॉरी, मैं गांव नहीं जा पाऊंगी। अब उन दोनों को ही गांव में अकेले रहने का चस्का है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सही कहा ना मैंने भाभी? हाँ रचना, तुम एकदम सही कह रही हो। फिर 6 दिनों के बाद दीपक गांव से वापस आ जाता है,
लेकिन जब रचना वापस घर आती है तब अपने सास ससुर को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, माँ जी और बाबूजी, आप दोनों यहाँ पर? हाँ रचना, अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं इन्हें अब गांव में अकेले रहने नहीं दे सकता। क्या? अब तुम ही हमेशा कहती थी ना कि माँ और बाबूजी यहाँ पर रहते तो अलग बात होती, तुम अपना फर्ज अच्छे से निभाती, तो निभाओ अब मायके पर नहीं बल्कि अपने ससुराल पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अरे नहीं। इस तरह अंत में रचना अपनी बोली हुई बात में ही फंस जाती है और अब उसका रोज रोज मायके जाना बंद हो जाता है और उसे अपने ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं। अरे माँ जी, तैयार होने में दुल्हन से भी ज्यादा आप ही टाइम लगा रही हो, जल्दी आइए ना, वरना ठीक विदाई के वक्त ही पहुंचेंगे हम लोग। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। जब देखो तब घोड़े पर सवार रहती है, लेकिन ये क्या, ये तूने इतने साधारण से कपड़े क्यों पहने हैं? साधारण कहाँ है माँ जी, अच्छा ही तो है। अब थोड़ी ना मेरी शादी होने वाली है, शादी में जा रहे मेहमान तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना। लेकिन आप मेरा छोड़िए और अपना देखिए, इतना भारी भरकम ड्रेस कौन पहनता है भला? अरे चुप रहे तू, मैंने जो भी पहना है एकदम सही पहना है। नहीं माँ जी, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी आप ही की है। प्लीज माँ जी, कोई दूसरी साड़ी पहन लीजिए ना, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। अरे पागल वागल हो गई है क्या? इस शादी में पहनने के लिए ये ड्रेस मैंने स्पेशली खरीदा है, पूरे 7,000 रुपए का है। क्या, 7,000? अरे माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जब देखो तब आप बस महंगे महंगे ही कपड़े खरीदती रहती हो। अरे इतने पैसे जाया क्यों करती हो आप? देख बहू, तुझे नहीं पता, लेकिन आज भी लोग मुझे पुराने जमाने की हीरोइन समझते हैं। और आज भी देखना, सबको इंतजार रहेगा कि कब सुवर्णा आएगी और उसने क्या पहना होगा, और हम जितना बंठन के जाएंगे उतनी ही हमारी समाज में इज्जत बनी रहेगी, नाम होगा। क्या? और नहीं तो क्या। अब चल, मुझे बोली जल्दी चलो जल्दी चलो, और अब खुद ही यहाँ पे गपियाते बैठी है, बेवकूफ कही की। शादी में सभी औरतें सुवर्णा का ड्रेस देखकर चकित रह जाती है और सभी उसकी ढेरों तारीफें करती है। एकता देखती है कि सुवर्णा हर 5 दिनों में महंगे महंगे कपड़े लाया करती है। फिर एक दिन, ये लीजिए मैम। अरे ये किसका पार्सल है? पता नहीं मैम, लेकिन पता तो इस पर आप ही के घर का लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। फिर एकता उस पार्सल को खोलती है तो उसमें पूरे 5,000 रुपए का वन पीस होता है। वाव, कितना सुंदर है ये ड्रेस, लगता है रोमिल ने मंगवाया है मेरे लिए। कितना प्यारा है मेरा पति। अरे ओ प्यारे पति की बेअकल पत्नी, ये वन पीस तेरा नहीं बल्कि मेरा है, मैंने मंगवाया है इसे, और वो भी अपने लिए। क्या? लेकिन माँ जी, इस उम्र में आप ये सारे कपड़े पहनोगे, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी क्या? अरे उसमें क्या शर्माना, एक ही तो जिंदगी होती है, तो जी भर के जियो ना। मेरी विदेश वाली सहेली कुछ दिनों के लिए भारत आ रही है, इसलिए उसने पार्टी रखी है, तो उसी में पहनने के लिए मंगवाई है ये ड्रेस। एकदम हॉट लगूंगी ना मैं इसमें, क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? वो तो है माँ जी, लेकिन माँ जी, आपको नहीं लगता क्या कि आप अपनी सारी पेंशन लगभग कपड़ों की खरीदारी करने में ही उड़ा देती हो? हर 5 से 10 दिनों में आप कितने महंगे कपड़े खरीदती हो। हाँ तो उसमें क्या हुआ, आज तक मैंने कितना काम किया है, तो अब जब मेरी पेंशन आ रही है तो मैं उसे भी ना उड़ाऊं क्या? अरे इसी में तो मजा है, जब आप लोगों की नजरों में अमीर बनोगे, एकदम टिप टॉप रहोगे, तभी लोग आपको पूछेंगे, और यही मेरा मानना है, और मैं तो तुझे भी यही सलाह दूंगी। अरे मुझे देख और तुझे देख, मैं इतने स्टाइलिश और महंगे महंगे कपड़े पहनती हूँ, और तू इतने साधारण और बोरिंग कपड़े पहनती है। इतना कहकर सुवर्णा वो वन पीस लेकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, माँ,
एक मदद चाहिए थी मुझे। हाँ बोलो ना रोमिल, क्या हुआ है बेटा? मेरी पगार इस बार एक हफ्ते लेट आने वाली है, इसीलिए फिलहाल के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और कल मेरे बैंक अकाउंट में से एक ईएमआई कटने वाला है, इसीलिए क्या आप मुझे पैसे दे सकती हो क्या? मैं आपको वो पैसे पगार होते ही लौटा दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। माफ कर दे बेटा, लेकिन मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं अपने किसी दोस्त से मांगता हूँ फिर। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है माँ जी? आपके पास 4 से 5 हजार भी रुपए नहीं है क्या? अरे आपको तो कितनी ज्यादा पेंशन आती है। हाँ बहू, लेकिन मैंने उन पैसों से अपने लिए 25 हजार रुपए का लहंगा खरीद लिया और बचे हुए पैसों से रोजाना पहनने के लिए कपड़े खरीद लिए। हे भगवान, 25 हजार का लहंगा! माँ जी, लगता है आपका ऊपर का माला हिल चुका है। अरे इतने महंगे कपड़े कौन खरीदता है? रोमिल, तुम ही कुछ बोलो ना इन्हें। ये तो अपनी सारी पेंशन बस कपड़ों के ऊपर ही उड़ा देती है। हाँ तो तुझे उससे क्या करना है? मैंने तुझे पहले भी कहा है और फिर एक बार कह रही हूँ, वो मेरे पेंशन के पैसे हैं, तो फिर मैं उनसे कपड़े खरीदूं या उनका अचार डालूं? तुझे उससे क्या मतलब? बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। आइंदा से मेरे पैसों के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, नालायक कहीं की। फिर बाद में रोमिल, माँ जी को कुछ भी समझाने जाओ तो वो मुझ पर ही बरस पड़ती है, इसलिए तुम ही उन्हें समझाओ ना। और बात ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, बल्कि बात तो ये है कि उन्हें इतना बेफिजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे कपड़े चाहे महंगे हो या ठीक ठाक दाम के हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, माँ जी को तो बस अपनी इज्जत की ही पड़ी रहती है, जैसे कि वो इस मोहल्ले की सुपरस्टार है। देखो एकता, माँ आज ऐसी नहीं है। अरे वो तो पहले से ही ऐसी है। उन्हें अलग अलग डिजाइन वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, और अगर उन्हें अपने पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जाने दो ना इस बात को। दोनों माँ और बेटा एक जैसे ही हैं, दोनों से बात करना बेकार है। फिर एक दिन जब सुवर्णा किट्टी पार्टी में जाती है, तभी सारी औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधती हैं। क्या बात है सुवर्णा बहन, आज तो एकदम मॉडर्न बन के आई हो। ये टी शर्ट और जीन्स पैंट में तो आप एकदम जवान लग रही हो। जी शुक्रिया। वैसे कहाँ से खरीदा है ये टी शर्ट और जीन्स? जरा हमें भी तो बताइए। अरे रहने दो, तुम बाहर से नहीं ला पाओगे तो बताकर क्या ही फायदा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं क्यों नहीं ले पाऊंगी? मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। अब बता दो बहन, कहाँ से लाए हैं ये कपड़े? सनी मॉल से लाया है। ये जीन्स पैंट और टी शर्ट दोनों का मिलाकर पूरे 6 हजार रुपए हुए हैं। क्या 6 हजार रुपए? अरे 6 हजार रुपए में तो 5 से 6 साड़ियां खरीद लूं मैं। हाँ सुवर्णा बहन, मेरी बहू तो 200-300 वाले ही टी शर्ट और जीन्स पहनती है, और आपने तो सीधे 6 हजार रुपए का लिया है। और ऐसा क्या खास है इसमें जो ये इतना महंगा है? क्योंकि ये कोई आलतू फालतू कपड़ा नहीं है, बल्कि ब्रांडेड कपड़ा है, इसीलिए इसका दाम और इसकी क्वालिटी एकदम कड़क है। क्यों, हो गई ना सिट्टी गुम? इसीलिए मैं नहीं बता रही थी तुम्हें, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ जैसे कपड़े इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं खरीद सकता। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे पास ठंड के लिए स्वेटर बिल्कुल नहीं है, सारे पुराने हो चुके हैं, तो अब मैं शोरूम में जाकर नए स्वेटर खरीदने वाली हूँ। इतना कहकर सुवर्णा वहां से चली जाती है। अरे हम तो बाजार जाकर रास्ते पर बेच रहे स्वेटर खरीदते हैं, और ये मोहतरमा, ये तो अब शोरूम जाएगी और 300-400 में मिलने वाला स्वेटर ये 3 से 4 हजार में खरीद कर लाएगी। अरे हमारे तो पति है, लेकिन इसका तो पति भी नहीं है, इसीलिए ये इतनी बेशर्म बनी फिरती है। काश यार मेरी जिंदगी भी इसकी तरह होती, तो मैं भी शर्म का दायरा छोड़कर जो चीज चाहे वो पहनती। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि ये सुवर्णा कुछ ज्यादा ही पैसे जाया करती है, वो भी केवल अपने कपड़ों के लिए? अरे करेगी भी क्यों नहीं, उसकी इतनी पेंशन जो आती है,
और जरा सोचो, जो औरत बस अपने कपड़ों पे ही इतने पैसे जाया करती हो, वो कितनी अमीर होगी। ऐसे ही एक दिन सुवर्णा रोमिल और एकता के लिए महंगे महंगे कपड़े लाती है। बाप रे, 3,500 का एक शर्ट! और ये क्या माँ जी, आपने तो मेरे लिए 5,000 की साड़ी लाई है। लेकिन क्यों माँ जी? क्यों नहीं ला सकती क्या मैं तुम्हारे लिए? अरे तुम दोनों तो खुद की जेब से कुछ खरीदने से रहे, जब देखो तब साधारण ही कपड़े पहनते रहते हो। इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए 4-4 जोड़ी कपड़े लाए हैं, और अब से इन्हें ही पहनना। फिर देखना लोग तुम्हारी कैसे तारीफ करेंगे और तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। अरे माँ, पहले तो मुझे ये लगता था कि आप जो भी कर रही हो वो सही है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बहुत गलत है। अरे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मर्जी के कपड़े मत पहनो, यहाँ वहां मत जाओ, लेकिन जरा नियमित रूप से खर्चा करो ना। आप अपने पास आए लगभग सारे पैसे यूं ही कपड़ों पर खर्च कर देती हो। अब देखो, इस बार आपने अपने लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए कपड़े खरीद लाए हैं। हाँ माँ जी, और अगर आपको कपड़े खरीदने ही थे तो सस्ते दाम वाले खरीद लेती ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि सस्ते दाम वाले सारे कपड़े टिकाऊ नहीं होते। अगर हम उन्हें अच्छे से चुने और देख परख कर खरीदी किया जाए तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों। पहले तो ये बहू थी और अब तू भी शुरू हो गया रोमिल। अरे तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता कि हमारा पहनावा ही हमारी शान बढ़ाता है। नहीं माँ जी, ये आपकी गलत फहमी है। तू तो चुप ही कर बहू, वरना मैं तेरे मुंह पर सेलो टेप लगा दूंगी। तुम दोनों को मेरी सो, कल से ये भंगार कपड़े पहनना छोड़कर मेरे लाए गए सुंदर कपड़े पहनो। अरे तुम दोनों को क्या है? अरे तुम दोनों को तो अपनी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरी इज्जत जाती है। लोग मुझसे आकर कहते हैं कि सुवर्णा जी आप तो इतनी स्टाइलिश हो, तो फिर आपके बेटा और बहू इतने साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? सुवर्णा के इतने कहने पर एकता और रोमिल को वो कपड़े स्वीकार नहीं पड़ते हैं। फिर एक रोज जब सुवर्णा का जन्मदिन आता है, उस मौके पर रोमिल उसे एक बेहद सुंदर साड़ी देता है और सुवर्णा वही साड़ी पार्टी में पहनकर जाती है और उस साड़ी को सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह सुवर्णा बहन, आज तो एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो आप। आपको किसी की नजर ना लगे। हाँ सुवर्णा बहन, इसका रंग और इस पर बारीकी से किया गया काम बहुत ही बढ़िया है। सच में आपकी साड़ी तो बहुत कमाल की है ना? मुझे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। दरअसल ये मुझे मेरे बेटे ने दी है, इसलिए मैंने बड़े ही प्यार से इसे पहन भी लिया। मेरी हर साड़ी की तरह ये वाली भी साड़ी बहुत महंगी है, क्योंकि मेरे बेटे को अच्छे से पता है कि मैं 10,000 के नीचे वाली कोई साड़ी नहीं पहनती। अरे वाह सुवर्णा बहन, अब तो बहुत खुश नसीब हो। लेकिन पार्टी के बाद अचानक से सुवर्णा के हाथों में साड़ी का बिल लग जाता है और उस बिल को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या? रोमिल ने मुझे सिर्फ 3,500 की साड़ी दी है। नहीं, ये उसने सही नहीं किया। रोमिल, बहू! अरे क्या हुआ माँ जी? इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? कोई सुनामी आने वाली है क्या? चुप कर बहू। और रोमिल, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे सस्ते कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तूने मेरे लिए ये 3,500 की साड़ी क्यों लाई? अच्छा हुआ जो किसी ने इसका दाम नहीं देखा, वरना अगर किसी को पता चल जाता कि मैंने केवल 3,500 की साड़ी पहनी है तो मेरी इज्जत क्या रह जाती। लेकिन माँ। अरे क्या लेकिन वेकिन लगा के रखा है, नालायक कहीं का। आज तक मैंने इतनी गिरी हुई क्वालिटी की साड़ी कभी नहीं पहनी। बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। बहुत देख लिया और आज तक बहुत सुन भी लिया, लेकिन अब और नहीं माँ जी। थोड़ी देर पहले तक आपको इसकी क्वालिटी और इसका दाम सब कुछ इतना अच्छा और महंगा लग रहा था, लेकिन अब बिल देखने के बाद आपका मन और नजरिया बदल कैसे गया? अचानक से ये महंगी और अच्छी क्वालिटी वाली साड़ी आपके लिए सस्ती और बुरी कैसे बन गई? बताइए जरा। चुप कर बहू,
अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे, वरना मैं तो आज तेरा कचुम्बर ही बना दूंगी। पहले ही मेरा माथा बहुत गर्म हो चुका है। हाँ, तो मेरा माथा भी गर्म हो चुका है माँ जी। अरे इस साड़ी के डिजाइन को तो देखिए जरा, कितनी सुंदर है। सबने इसकी तारीफ भी की, और आपको तो बस इस बात से ही दिक्कत हो रही है कि ये साड़ी इतनी महंगी क्यों नहीं है। लेकिन माँ जी, ये साड़ी इतनी सस्ती भी नहीं है जितना कि आप सोच रही हो। इसकी क्वालिटी भी कितनी मस्त है। देखिए माँ जी, आपको ये समझना होगा, महंगे कपड़े पहनने से इज्जत नहीं पाई जा सकती। अगर आपने सस्ते और टिकाऊ कपड़े भी पहन लिए और अगर आपका स्वभाव भी अच्छा हो तो लोग हमेशा आपको प्यार ही देंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। तोहफा महंगा या सस्ता नहीं होता माँ जी, वो तो देने वाले का भाव होता है जो उसे कीमती बनाता है। शायद तू सही कह रही है बहू, और ये बात मुझे अब समझ आ रही है। अरे आप इतने पैसे बस कपड़ों में ही जाया कर देती हो, उतने ही बचाया करो ना। अपनी सेहत पर ध्यान दो, अच्छे अच्छे जगह जाकर घूमो और फिरो। लेकिन ये सब दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। दुनिया वालों की नहीं, बल्कि खुद की नजरों में अच्छा बनो। हाँ बहू, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और रोमिल बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है। एकता और रोमिल सुवर्णा को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सुवर्णा महंगे कपड़े खरीदी करना छोड़ देती है और अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करती है।